हम खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत पर्चे मंसूख होने का ड्रॉप सीन हो गया। एंटी करप्शन का छापा, पर्चे फरोख्त करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बताएं कि गिरोह पब्लिक सर्विस कमीशन में आसामियों के मुतअद्दिद पर्चे लीक कर चुका है। गिरोह के मेंबरान अमले की मिली भगत से पर्चे फरोख्त करते रहे और मजीद जराए का ये भी बताना है कि फी पर्चे की कीमत 5 से 8 लाख तक वसूल की गई। सर्विस कमीशन ने धुंध का बहाना बनाकर पर्चा मंसूख किया। जराए के मुताबिक उम्मीदवारों ने पर्चा लीक करने पर एहतजाज भी किया था। चेयरमैन का पर्चा लीक होने को मनगढ़ंत करार देना गलत साबित हुआ है और एंटी करप्शन की टीम ने उम्मीदवार बनकर गिरोह को पर्चों समेत पकड़ा है। अपडेट करें आपको जो पर्चा लीक हुआ है उस हवाले से, उसका ड्रॉप सीन है जो कि सामने आ चुका है। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत पर्चे मंसूख होने का ये ड्रॉप सीन है। एंटी करप्शन का छापा, पर्चे फरोख्त करने वाले 4 मुलजिमान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरोह पब्लिक सर्विस कमीशन में आसामियों के मुतादिद पर्चे लीक कर चुका। गिरोह के मेंबरान अमले की मिली भगत से पर्चे फरोख्त करते रहे। फी पर्चे की कीमत लाख तक वसूल की गई। जराए का कहना है कि सर्विस कमीशन ने धुन का बहाना बनाकर पर्चा मंसूख किया। उम्मीदवारों ने पर्चा लीक करने पर एहतजाज भी किया। चेयरमैन का पर्चे लीक होने को मनगढ़ंत करार देना गलत साबित हो गया। एंटी करप्शन की टीम ने उम्मीदवार बनकर गिरोह को पर्चों समेत पकड़ लिया। आपको बताते चलें कि ये कार्रवाई की गई है और पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत पर्चे मंसूख होने का ड्रॉप सीन हो गया। एंटी करप्शन ने छापा मारा है। पर्चे फरोख्त करने वाले 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह पब्लिक सर्विस कमीशन में आसामियों के मुतादिद पर्चे भी लीक कर चुका है। गिरोह के मेंबरान अमले की मिली भगत से पर्चे फरोख्त करते रहे। फी पर्चे की कीमत 5 से 8 लाख तक वसूल की गई। सर्विस कमीशन ने धुन का बहाना बनाकर पर्चा मंसूख किया। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। सऊद, बहाना तो ये बनाया जा रहा था कि धुन है, इस वजह से पर्चा अब नहीं हो सकता, उसको मुलतवी किया गया। ये मामला तो कुछ और ही निकला। सऊद, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि धुन का बहाना था लेकिन माजरा तो ये कुछ और ही निकला है। पंजाब की स्पेशल टीम ने आज पर्चे फरोख्त करने वाले गिरोह के 4 मेंबरान को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया है। इसकी बाकायदा तौर पर एंटी करप्शन की जानिब से तस्दीक भी आ गई है। जराए की जानिब से बताया गया है कि 4 रुकनी गिरोह पब्लिक सर्विस कमीशन में सरकारी असामियों के आज के पर्चे समेत मुतअद्दिद पहले भी पर्चे लीक करते रहे हैं। गिरोह के मेंबरान इम्तिहानी मरकज की जो मिली भगत है उसके साथ काम करते हैं। जरा ये दावा करते हैं कि 5 से 8 लाख रुपए तक वसूल किए गए फी पर्चा और जितने भी अब तक पर्चे फरोख्त किए गए उसके लिए स्टिंग ऑपरेशन बाकायदा तौर पर एंटी करप्शन की जानिब से किया गया। जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि एंटी करप्शन की टीम ने उम्मीदवार बनकर इनसे मुलाकात की, जो गिरोह था, और बाकायदा तौर पर इनको रंगे हाथों पकड़ा। आज का जो तहसीलदार का पर्चा था वो ये फरोख्त करने के लिए जब उनको मुलाकात के लिए पहुंचे तो एंटी करप्शन ने बाकायदा तौर पर इन्हें गिरफ्तार किया। कुछ रोज कबल ही जो चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्योंकि जो उम्मीदवार थे मुख्तलिफ असामियों के वो शोर मचा रहे थे। उन्होंने एहतजाज भी किया हेडक्वार्टर के सामने और कहा कि पर्चे लीक करने का एक पूरा मुनज़्ज़म गिरोह सरगर्म अमल है और उनको देखा जाए, उनको पकड़ा जाए। लेकिन चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन ने मीडिया टॉक करते हुए तमाम तर इल्जामात की तरदीद की और आज उनके इल्जामात की तरदीद और उनको मनगढ़ंत करार देना गलत साबित हो गया। जरा की जानिब से बताया गया है कि अब कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर इस पर तफसीलात मजीद एंटी करप्शन की जानिब से फराहम की जाएंगी। इस पर मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की गई है। सिटी 42 की टीम ने जो सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन उनसे राब्ता किया लेकिन उन्होंने माजरत की है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अभी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। एंटी करप्शन ने जो गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं उसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग जो हैं वो मुलविस हैं और अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इसमें अफसरान या मुलाजमीन मुलविस निकले तो उनको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा और तमाम के तमाम मुलाजमीन पर जो इन पर्चे लीक करने के अंदर मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई FIR भी करवाई जाएगी और बाकायदा तौर पर अदालत में इसका ट्रायल भी चलाया जाएगा। ठीक है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सऊद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें कि एंटी करप्शन की टीम ने उम्मीदवार बनकर गिरोह को पर्चों समेत पकड़ लिया है। चेयरमैन का पर्चे लीक होने को मनगढ़ंत करार देना गलत साबित हो गया। उम्मीदवारों ने पर्चा लीक करने पर एहतजाज भी किया था, जबकि सर्विस कमीशन ने धुन का बहाना बनाकर पर्चा मंसूख किया था। फी पर्चे की कीमत 5 से 8 लाख तक वसूल की गई थी। आपको बताएं कि ये पर्चा लीक हुआ है और जराए के मुताबिक सर्विस कमीशन ने धुंध का बहाना बनाकर पर्चा मंसूख किया था, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। उम्मीदवारों की जानिब से पर्चा लीक करने पर एहतजाज भी किया गया था।
अपडेट करें आपको कि एंटी करप्शन की टीम ने उम्मीदवार बनकर गिरोह को पर्चों समेत पकड़ा है। कार्रवाई की गई है। एंटी करप्शन की जानिब से जॉब सीन है जो कि इस पेपर के लीक आउट होने पर सामने आ चुका है। एंटी करप्शन की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के नतीजे में पर्चे फरोख्त करने वाले 4 मुल्जिमान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरोह पब्लिक सर्विस कमीशन में असामियों के मुतअद्दिद पर्चे हैं जो कि लीक कर चुका है। गिरोह के मेंबरान अमले की मिली भगत से पर्चे फरोख्त करते रहे। फी पर्चे की कीमत 5 से 8 लाख तक वसूल की गई। सर्विस कमीशन ने धुन का बहाना बनाकर पर्चा मंसूख किया। उम्मीदवारों ने पर्चा लीक करने पर एहतजाज भी किया। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। रिजवान, ये कहा जा रहा है कि इससे पहले भी ये लोग पर्चे लीक करते थे और लाखों में फरोख्त करते थे, तो क्या इससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई? अभी आज फिर पर्चा लीक हुआ, जो तालिब इल्म थे पर्चा देने के लिए आए थे उम्मीदवार, वो जलीलो खार होते रहे। ये कार्रवाई तो पहले होनी चाहिए थी। इत्तला मौसूल हुई थी कि तहसीलदार का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होने वाला आज का जो पर्चा है ये पहले ही आउट हो चुका है, जिस पे उन्होंने एक स्पेशल टीम तश्कील दी थी जिसने छापामार कार्रवाई करते हुए शवाहिद की रोशनी में 4 रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया है। और एंटी करप्शन की टीम अब से कुछ देर बाद इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और उसमें जो है वो मजीद तफसीलात जो है वो बताई जाएंगी। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक ये इतलात मौसूल हुई थी कि ये गैंग है जो कि मुख्तलिफ असामियों के लिए होने वाले पर्चे जो हैं वो लाखों रुपए के एवज जो है वो पहले ही आउट कर देता है और पर्चे लीक होने के बाद जो है वो कैंडिडेट्स हैं जो पहले खरीद लेते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं, जिसपे एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू की थी और 4 रुकनी गैंग को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उस हवाले से एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि ये मजीद अभी तहकीकात की जा रही हैं कि इससे कबल ये कितने पर्चे हैं जो कि पहले आउट कर चुके हैं, पहले फरोख्त कर चुके हैं। जी रिजवान अभी मजीद बताएगा कि जो 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं, क्या इनकी जानिब से बताया गया है कि इनके गैंग में और कितने अफराद शामिल हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि इन 4 को तहवील में ले लिया गया और इनका रिमांड लेने के बाद इनसे तहकीकात की जाएंगी कि कितने लोग हैं जो कि पर्चे आउट करने के हवाले से जो है वो इस धंधे में मुलविस हैं। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि तहकीकात की जा रही हैं और बहुत जल्द ये तमाम हकायक जो हैं ये लोगों के सामने लाए जाएंगे। जी अच्छा रिजवान, पर्चे के हवाले से नया कोई शेड्यूल दिया गया है? दोबारा ये इम्तिहान कब लिए जाएंगे? ठीक है, रिजवान की हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। ये पर्चा जो लीक आउट हुआ है उसका जॉब सीन सामने आ चुका है। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत पर्चे मनसूख होने का जॉब सीन है जो कि सामने आ चुका है और इसी हवाले से कार्रवाई की गई है। एंटी करप्शन की टीम की जानिब से उम्मीदवार बनकर गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने का मामला मुल्जिमान रिजवान यूसुफ अल्लाह को जिला कचहरी में पेश कर दिया गया है। अदालत ने मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीह कर दी। मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद इमरान मजहर की अदालत में पेश किया गया। 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने का ये मामला है और मुल्जिमान जिनमें रिजवान यूसुफ अल्लाह हैं उनको जिला कचहरी में पेश कर दिया गया है। अदालत ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीह कर दी, जबकि मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद इमरान मजहर की अदालत में पेश किया गया। 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था और इसी मामले पर आपको बताएं कि बाकायदा कार्रवाई की जा रही है। मुल्जिमान रिजवान यूसुफ और अल्लाह हैं जिन्हें जिला कचहरी पेश कर दिया गया है। अदालत ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीह कर दी है। मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद इमरान मजहर की अदालत में पेश किया गया है और 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है जिस पर यह मामला है और 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने के इस मामले पर मुल्जिमान रिजवान यूसुफ अल्लाह को जिला कचहरी में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीह कर दी है। मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद इमरान मजहर की अदालत में पेश किया गया है। मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिला कचहरी के मनाजिर हैं जहां पर इन दोनों मुल्जिमान को पेश किया गया है। 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद इन दोनों मुल्जिमान की जानिब से कत्ल किया गया था। बाकायदा तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। मुल्जिमान रिजवान यूसुफ और अल्लाह के खिलाफ जिला कचहरी में इन्हें पेश कर दिया गया है। अदालत की जानिब से मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है और किस नौयत की दफात लगाई गई हैं इन मुल्जिमान पर, जानते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जमालुद्दीन बताइएगा।
जमालुद्दीन जमाली से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले ये वाक़या पेश आया था। 7 साल की बच्ची थी जिसको ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, और ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाले जो मुलज़िमान थे उसके अपने मोहल्लेदार ही थे। बच्ची जब मिल नहीं रही थी तो मुलज़िमान अहले खाना के हमरा बच्ची को ढूंढने की कोशिश में भी मसरूफ़ रहे, लेकिन बाद में मुलज़िमान की निशानदही हो गई। मुलज़िमान में रिजवान यूसुफ और अल्लादिता शामिल हैं, जिनको ज़िला कचहरी में पेश कर दिया गया है। अदालत ने मुलज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीह कर दी है, जबकि मुलज़िमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद इमरान मज़हर की अदालत में पेश कर दिया गया है। जमालुद्दीन जमाली से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा, मुलज़िमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया है? जी बिल्कुल, मुलज़मान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और मुलज़मान के जिस्मानी रिमांड में तौसीह के लिए पुलिस की जानिब से इस्तदा की। मुलज़म रिजवान यूसुफ और उसके हमसाए अल्लादिता ने 7 साल बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर गला दबाकर कत्ल कर दिया। इस केस के अंदर जो है मुलज़म रिजवान जो है वो बच्ची जो है मुलज़म रिजवान की चचाजाद कजन थी, और मुलज़म उसको चीज दिलाने के बहाने लेकर गया और फिर अपने हमसाये के साथ मिलकर ज़्यादती का निशाना बनाया। दरिंदा सिफ्त मुलज़मान जो है जब उनको अदालत में पेश किया गया तो यहाँ पर उनके लिए नफरत का इजहार भी किया गया। अदालत के अंदर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की इस्तदा को मंजूर करते हुए मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए मुलज़मान को पुलिस के हवाले कर दिया है। इसमें बताता चलूँ कि मुलज़मान के DNA के हवाले से और दीगर जो रिपोर्ट्स हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसके हवाले से और इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के हवाले से अदालत की जानिब से हदायत की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जमालुद्दीन जमाली। बुलेटिन में हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये वो मकासद हैं जो हकूमती तर्जुमानों और सिलेक्टेड हुकूमत से बहुत बड़े हैं। इनके जहनों में ये इसलिए नहीं आ सकते कि ये उस धांधली की पैदावार हैं जिसको हम हमेशा के लिए इस मुल्क से ख़त्म करना चाहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के खिलाफ जो हुकूमती तर्जुमानों का प्रोपेगेंडा है उससे हमारी तहरीक मुतासर नहीं होगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक टाइम टेबल का तयन किया है, हम उसके मुताबिक कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं और इस हुकूमत को इंशाल्लाह घर भेज के दम लेंगे। 19 जनवरी को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर मुजाहरा करेगी। इमरान खान 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस में NRO लेकर सियासत कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस का अगर मेरिट पे फैसला हो तो इमरान खान की सियासत भी खत्म हो जाएगी और PTI की सियासत भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान के पीछे इसराइली और भारतीय लॉबीज की फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। इमरान खान की सियासत के पीछे पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज की फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। इन्हें छुपाया जा रहा है, इन पर कार्रवाई नहीं होने दी जा रही। हम ये सवाल पूछने में हक बजानिब हैं। नवाज शरीफ साहब का केस हो तो 1 महीने में फैसला हो, इमरान खान का फैसला हो तो 6-6 साल फैसला नहीं होता। इसकी क्या मंतक है, इसकी क्या दलील है? ये वो NRO है जिसके ऊपर इमरान खान पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है, जिसके ऊपर इमरान खान पाकिस्तान में सियासत कर रहा है। तो वो शख्स जो दूसरों को NRO नहीं दूंगा की रट लगाता है, सबसे बड़ा मदर ऑफ NRO तो उसके पास है जो फॉरेन फंडिंग का NRO। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नए CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने चार्ज संभाल लिया। गुलाम महमूद डोगर का CCPO ऑफिस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने CCPO को सलामी दी। आपको बताएं कि CCPO की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है कि टीम वर्क जराइम को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह होगी। हुकूमती विजन को लेकर आगे बढ़ेंगे। गुलाम महमूद डोगर की जानिब से इस मौका पर यह भी कहा गया है कि
عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے۔ جرائم پیشہ افراد کا کلاکما کیا جائے گا۔ CCPO غلام محمود ڈوگر کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کے اعتماد پر پورا اترنے کے حوالے سے حکمت عملی ہے جو کہ تیار کی جائے گی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی دی اور اللہ تعالیٰ کا میں بہت مشکور ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ میں لاہور کے شہریوں کے لیے ریلیف کا باعث بن سکوں۔ دس از مائی رسپانسبلٹی ٹو موٹیویٹ مائی فورس اینڈ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میری فورس لوگوں کو کی جان اور مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی لانے کے لیے تیار ہوگی۔ انشاءاللہ ہوگی۔ آئی ہیو ڈن دیٹ بیفور انشاءاللہ، اور اٹ ول بی ڈن۔ باقی جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے، ایک ہی پرائرٹی ہے کہ خلق خدا کی خدمت کیسے کی جائے گی، لوگوں کے کی ایکسیسیبلٹی کیسے ہوگی پولیس کو۔ پولیس کے پاس اگر کوئی اگریوڈ آدمی اگر جاتا ہے تو اس کی جو پرابلم ہے اس کی ریڈریسل کیسے کی جائے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر فوکس ہوگا۔ میری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، وی آر پلاننگ، اور انشاءاللہ ول گیو یو اے پالیسی گائیڈ لائن آن منڈے اور سو۔ یہ قانون کے جو ہے وہ رکھوالے ہیں انشاءاللہ، دے ول بی ٹھیک ہے کہ یہ پولیس کیسے پرفارم کرے گی انشاءاللہ۔ لیگی رہنماؤں کے خلاف نئے مقدمات کا یہ معاملہ ہے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، خواجہ آصف کے خلاف کیسز زیر سماعت ہے۔ رانا ثناء اللہ سمیت دیگر کے خلاف کیسز بھی زیر سماعت ہے۔ ہائی کورٹ میں نئے مقدمات کی سماعت کے لیے نیا 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ جسٹس محمد سرفراز ڈوگر، جسٹس اسجد جاوید گھرال 2 رکنی بینچ میں شامل ہیں۔ 2 رکنی بینچ 9 جنوری سے نئے مقدمات کی سماعت کرے گا۔ بینچ 9 جنوری سے 3 اپریل تک کے لیے تشکیل دیا گیا۔ چیف جسٹس کی منظوری سے نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ ملک اشرف، بتائیے گا، چیف جسٹس کی منظوری سے نیا بینچ اب تشکیل دے دیا گیا ہے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں نئے مقدمات کی سماعت کرنے والا بینچ جو تھا وہ موسم سرما کی تعطیلات کے باعث تحلیل کر دیا گیا تھا، اور اس حوالے سے اب موسم سرما کی تعطیلات کے بعد نئے مقدمات کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اور یہ نیا بینچ جو ہوگا وہ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جاوید گھرال پر مشتمل ہوگا۔ جسٹس محمد سرفراز ڈوگر اس وقت ہائی کورٹ ملتان بینچ میں سینئر جج کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور وہ 11 جنوری سے لے کے یہ 2 رکنی بینچ جو ہوگا 3 اپریل تک لاہور ہائی کورٹ میں نئے مقدمات سمیت فوجداری مقدمات کی سماعت کرے گا۔ اسی بینچ میں رانا ثناء اللہ کی درخواست ضمانت پر بھی سماعت ہونا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بینچ جو ہے تمام سیاستدانوں کے نئے مقدمات سمیت تمام نوعیت کے جو نیب کیسز ہوں گے اور فوجداری مقدمات ہوں گے ان کے کیسز کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کی منظوری کے بعد باقاعدہ طور پہ اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ ملک اشرف۔ ہم بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پورے ملک کی ساکھ کو تباہ کر دیا ہے، پورے ملک کی ایوییشن انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے، ملک کی قومی ایئر لائن کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج پاکستان کی ایئر لائنز کے یورپین روٹس کے اوپر یورپین ایئر لائنز کو فلائنگ رائٹس دیے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو دوہری شہریت کے ساتھ پاکستانی کابینہ میں بیٹھے ہیں وہ پاکستان کے لیے کم اور دوسری شہریت جس ملک کی ہے اس کے لیے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ کیا کوئی غداری کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی آواز سنائی دیتی ہے؟ خاموشی ہے۔ تو وہ عمران صاحب کہ جو دنیا کے سامنے امانت اور دیانت کی خود کو تصویر قرار دیتے ہیں، ان کے ناک کے نیچے ان مسلم لیگ نون کی کے سینئر سیاستدان احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سردیاں آتے ہی گیس غائب ہو گئی۔ خاتون خانہ گیس کی عدم موجودگی میں کن مسائل سے دوچار ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے مسائل ہیں خاتون خانہ کو لے کر گیس کی عدم موجودگی کے حوالے سے۔ سردیاں آتے ہی گیس ہے جو کہ غائب ہو چکی ہے۔ سردیاں آتے ہی گیس غائب ہو گئی اور خواتین ہیں وہ گھروں کے امور سر انجام دینے میں مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
خاتون خانہ گیس کی عدم موجودگی میں مسائل کا شکار ہیں. سردیاں آتی ہیں تو گیس ساتھ ہی غائب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خاتون جو گھروں میں کام کرتی ہیں، گھروں میں کھانا بنانا ہوتا ہے، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عفیفہ نصر اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. عفیفہ بتائیے گا خواتین کو کن کن مسائل کا سامنا ہے؟ جی بالکل، گرمیاں آتے ہی جہاں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہیں سردیاں آتے ہی گیس گھروں میں غائب ہو جاتی ہے. اس وقت لاہور میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر گیس نہیں آ رہی. اسی ایک علاقے میں موجود ہوں، پوش علاقہ ہے، لیکن گیس یہاں پر نہیں آ رہی ہے. خاتون خانہ صبح سے ہی اس تردد میں مبتلا ہیں، کوشش میں مبتلا ہیں کہ کسی طرح گیس کو لایا جائے. تو میرے ساتھ موجود ہیں ایک خاتون، اور اپنے گھر میں وہ صبح سے ہی کوشش کر رہی ہیں کہ ماچس جلا رہی ہیں اور گیس نہیں آ رہی ہے. کیوں نہیں آ رہی گیس؟ یہ دیکھ لیں جی، گیس نہیں آ رہی. آپ چیک کر سکتی ہیں. اب یہ تو مسلسل جب سے سردی شروع ہوئی ہے یہی صورتحال ہے، گیس نہیں آ رہی. اور وجہ یہ ہے کہ بل اتنے آتے ہیں، گیس کا نام و نشان نہیں ہے. صبح سے لے کے رات کے 2 بجے ہو جاتے ہیں، دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، دوسرے دن میں مارننگ میں آپ یہ دیکھیں 6 بجے اٹھتے ہیں تو گیس نہیں ہوتی. تو بس کیا سامنے. تو آنٹی مشکل کیا ہو رہی ہے؟ اور کیا مشکل اس سے زیادہ بڑی مشکل کیا ہوگی؟ اتنی سخت سردی پڑ رہی ہے، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ چائے مل سکتی ہے آپ کو. کوئی گیسٹ آ جائے وہ تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے آپ کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تو کسی کو ہم کیا دیکھیں گے. لیکن یہ میں ضرور بات بولوں گی کہ بل اتنے ہیں. اگر گیس نہیں بھیجنی تو بل کس چیز کے بھیجتے ہیں؟ ریڈنگ جب گیس میٹر چل ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا. گیس آئے گی، گیس جلائیں گے، میٹر چلے گا تو ریڈنگ لکھ کے لے کے ریڈنگ کس قسم کی لکھ کے لے کے جاتے ہیں؟ عمران خان کو ان چیزوں کا نہیں پتا، نوٹس بھی نہیں لیتا یہ چیزیں. آنٹی یہ جو گیس آ رہی ہے، اس گیس پہ کھانا بن جاتا ہے؟ یہ تو پتہ نہیں، آپ کی قسمت اچھی ہے، شاید میڈیا والے کو اب یہ دیکھیں اتنی پہ ہم کہیں نا کہ ہاتھ سیک لیں، ہاتھ بھی نہیں سیکھ سکتے. مجھے یہ بتا دیں. اب یہ نہیں کہ کوئی ڈرامہ ہے یا کچھ ہے، ادروائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیس نہیں آ رہی. ہاں ٹھیک ہے نا. تو گھر میں یہ بھی ایک معجزانہ طور پر گیس آئی ہے. میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کی خوفزدہ سے یہ گیس آ گئی ہے میڈیا والے کو. شاید عمران کی عزت رکھ لی کہ اتنی سی گیس آ گیا، اور کوئی سین نہیں ہے یہاں پہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے وجہ اس کو پتا ہوگی. اور کتنے معاملات اچھے چل رہے ہیں، مہنگائی ہے اور چیزیں ہیں، کچھ بھی سہولت نہیں ہے ہمارے ملک میں. تو کوئی ہمارا ملک تو ڈوب چکا ہوا ہے. کیا چاہتی ہیں آپ؟ ہم نے کیا چاہنا ہے؟ ہم تو یہی چاہتی مہنگائی توڑ دے. اور بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کو سیدھے کام لے لے اور سب درست ہو جائے گا. بالکل خوش ہو جائے گا. اس کو 2 وقت کی جب روٹی ملتی ہے وہ بیچارہ ویسے ہی خوش ہو جائے گا. اور 2 وقت کی روٹی اگر ٹھیک سے نہ مل پائے اور خواتین کو مشکلات کا سامنا ہے، 2 وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل ہے. عفیفہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی. جبکہ دوسری جانب اگر رخ کریں تیزاب احاطہ پیلی کوٹھی کا، وہاں کے مکین بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ محکمے کے خلاف نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. تیزاب احاطہ پیلی کوٹھی کے مکینوں کا گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے فرحان یامین وہاں پر موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کیا مطالبات ہیں علاقہ مکینوں کے. جی فرحان. جی بالکل، اس وقت میں تیزاب احاطہ پیلی کوٹھی پہ موجود ہوں، جہاں کے جو مکین اس وقت احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں گیس دو بل لو. میرے ساتھ مظاہرین موجود ہیں. آپ بتائیے گا کیا ایشو ہے، کب سے ایشو ہے؟ یہ عرصہ دراز سے ایشو ہے کہ لوگوں کو بل تو آپ کو پتہ ہے مہینے بھر میں بہت بڑا دے دیتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی یعنی کہ پاکستان کی یہ دریافت ہے سوئی گیس، اور اس کے TBCS جو TBS وال ہے وہ بند کیے جاتے ہیں کے لیے جانچ بوجھ کے. وہ میری یہ اپیل ہے کہ اتنا ظلم کہ یہاں انتہا ہوتی ہے. اور ہمارے گھروں کی جو خواتین ہیں یہ سائیکو ہو گئی ہیں. بچے اسکول جانے کے لیے قاصر ہیں، گھر میں ناشتہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اور کھانا نہیں ہے، ناشتہ نہیں. اور بھی مظاہرین موجود ہے. آپ نے شکایت وغیرہ کی ہے؟ جی شکایت وغیرہ آپ نے کی ہے؟ ہاں جی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے جناب. شکایت کے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے تو کس طرح مسئلہ حل ہوگا؟ یہی مسئلہ حکومت نے کرنا ہے. ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو غریب آدمی ہیں، بار بار سلنڈر بھرا کے لے کر آتے ہیں، کبھی اس طرح لکڑیوں پہ جلاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اسی طرح ہی. یہ ایک بار نہیں، ہر بار سردیوں میں یہی ہوتا ہے اس طرح ہی. جی بالکل، ہر بار سردیوں میں یہی پوزیشن ہوتی ہے. گیس ہر بردیوں میں اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فاران بہت شکریہ آپ کا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ نے اسپیشل ایجوکیشن کی ٹرانسفر پالیسی کی منظوری دے دی ہے، اور اسپیشل ایجوکیشن میں
गर्मियों की छुट्टियों में ही तबादले हो सकेंगे। गर्मियों की छुट्टियों में मेरिट पर तबादले किए जाएंगे, जावेद इकबाल की जानिब से बताया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि असातिज़ा को घर से फासला हार्डशिप के तहत नंबर मिलेंगे, नंबरों की बुनियाद पर तबादले किए जा सकेंगे। स्पेशल एजुकेशन ने नए ट्रांसफर पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।